जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर, जहां हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। इस समय अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। हिंदी में इसे कहते हैं संबंध एवं फलन। आप सभी को याद होगा, पिछले लेक्चर में हम जो इसके विविध प्रश्नावली थे, विविध उदाहरण जो थे, उन्हें हम कंप्लीट कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम विविध प्रश्नावली के प्रश्न करेंगे और कोशिश करेंगे ये जितने 7 के सातों प्रश्नों को हम आज ही के लेक्चर में समाप्त कर दें। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। ठीक, विविध प्रश्नावली प्रश्न नंबर 1, ये रहा अपना प्रश्न। पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न में। सिद्ध कीजिए कि कोई हमारे पास ये फंक्शन है जो कि r से लेकर और यहां तक परिभाषित है। इसका क्या मतलब हुआ? x बिलोंग्स टू r, जहां x जो है वो -1 और 1 के बीच का कोई अंक है, कोई है वास्तविक संख्या है जो -1 और 1 के बीच का है। कोई 0 भी हो सकता है या फिर कोई भी संख्या हो सकती है जो -1 और 1 के बीच में आती हो। ठीक है, तो ये हमें दिया गया है कहां से कहां तक परिभाषित है। f(x) हमें दिया गया है। ठीक, परिभाषित फलन एकेकी तथा आच्छादक है। ये हमें सिद्ध करना है कि एकेकी आच्छादक है। कैसे करते हैं? अब ये बोल दिया गया है कि एकेकी आच्छादक है, आपको सिद्ध करना है, तो कैसे करेंगे? आप लिखेंगे हल। पहले आप लिख लीजिए फलन आपका कहां से कहां तक परिभाषित है। रियल नंबर से लेकर इसे थोड़ा डार्क लिखते हैं, ये रियल नंबर से लेकर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, जहां x जो है वो -1 से 1 के बीच में आता है। ये अपना फलन यहां से यहां तक परिभाषित है। फलन है क्या? f(x) इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस मॉड x। ठीक, अब हमें एक एक सिद्ध करना है। एक एक हम कैसे सिद्ध करते हैं? आप लोगों को याद होगा, मानते हैं, माना f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, जहां x1 और x2 कहां से बिलोंग करते हैं? प्रांत से। प्रांत क्या है अपना? ये है रियल नंबर। ठीक, अब हमें सॉल्व करते करते अगर हम x1 बराबर x2 सॉल्व करके दिखा देते हैं तो इसका मतलब वो एक ही है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब f ऑफ x1 की जगह हम क्या लिख देंगे? जहां जहां x लिखा है वहां हम x1 लिख देंगे। तो x अपॉन 1 प्लस x1 अपॉन 1 प्लस मॉड x1 बराबर x2 1 प्लस मॉड x2। अब आप कहेंगे ये जो मॉड लगा है इसे हम कैसे हटाएं? तो आप लोगों को बताए हैं हम मापांक फलन क्या होता है, जिसे मॉडुलस फंक्शन भी कहते हैं इंग्लिश में। अगर इसके अंदर हम कोई चीज पॉजिटिव पुट करते हैं तो आउटपुट में हमें वही संख्या ही मिल जाती है, लेकिन अगर कोई निगेटिव पुट करेंगे तो उसके आगे एक और माइनस लग के मिलेगा। जैसे प्लस का 5 अगर लिखा है तो ये 5 हो जाएगा, माइनस का 5 लिखा है तो -5, उसके आगे एक और माइनस लग जाएगा, फिर इसे ये 5 बन जाएगा। कहने का मतलब अगर पॉजिटिव है तो वही हमें रिटर्न कर देगा, लेकिन अगर निगेटिव है तो एक और माइनस लग के मिलेगा। तो इसके केस बनेंगे, केस फर्स्ट और केस सेकंड। अब ये दोनों केस क्या हैं, ध्यान से समझिएगा। केस फर्स्ट में जब x1 और x2
दोनों धनात्मक, जब x1 तथा x2 पॉजिटिव है, मतलब धनात्मक हैं, तो f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। अब क्या लिखेंगे हम, x1 1 प्लस मॉड x1। अब ये मॉड x1 हमें पॉजिटिव है, तो इसे हम x1 डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि जब पॉजिटिव संख्या हम मॉड में पुट करते हैं तो वही हमें रिटर्न हो जाता है। ये x2 1 प्लस मॉड x2, तो x2 ही मिलेगा हमें। ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x1 प्लस x1 x2 इज इक्वल टू x2 प्लस x1 x2। x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो जाएगा, x1 बराबर x2। ये हम सॉल्व करके दिखा दिए, यहां से स्टार्ट किए और यहां दिखा दिए। दूसरे केस को भी सॉल्व करते हैं। जब x1 तथा x2 ऋणात्मक हो, ऋणात्मक थे, तो f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 क्या हो जाएगा इसमें, x1 अपॉन 1 प्लस, अब मॉड x1 इस बार इसके आगे एक और माइनस लग के मिलेगा हमें, तो जब माइनस एक और लग के मिलेगा तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस x1 बराबर x2 अपॉन में 1 प्लस मॉड x2। अब मॉड x2 के आगे एक और माइनस लग जाएगा, तो ये माइनस लग गया x2। इसे भी सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, x1 माइनस x1 x2 बराबर x2 माइनस x1 x2। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, x1 बराबर x2। ये भी सॉल्व कर दिए। अब एक केस और बनता है, लेकिन उसे आप ना ही जानिए तो कोई दिक्कत नहीं है, अब दो ही केस बनाकर दिखाएंगे तो पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। एक केस ये बन सकता है कि आप एक को किसी को धनात्मक मान लीजिए, दूसरे को ऋणात्मक मान लीजिए, वो जब आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये संभव है ही नहीं, इसीलिए वो केस ही हम नहीं बना रहे हैं। दो केस आप बनाएंगे, दो केस आपको बनाकर दिखाना रहेगा। ठीक, ये दो केस बनाकर फिर आप लिख देंगे लास्ट में, यहाँ फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू R के लिए यदि f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2 के, तो x1 और x2 भी बराबर है, अतः एक एक ही है, अतः एक एक ही है। बस सॉल्व हो गया। अब आच्छादक भी सिद्ध कर देंगे हम। आच्छादक सिद्ध करना है, कैसे सिद्ध करते हैं, याद कीजिए, मान लेते हैं, माना y बराबर fx, जहां y किससे बिलोंग करता है, सहप्रांत से। सहप्रांत है क्या, सहप्रांत ये रहा अपना, इसी को तो सहप्रांत कहेंगे, तो इसी को लिख देंगे, x बिलोंग्स टू r, जहां x जो है वो -1 से बड़ा और 1 से छोटा है। ठीक, अब मान रखते हैं fx का, y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस मॉड x। अब हमें मॉड हटाना है, कैसे हटाएंगे, एक बार x को धनात्मक मान लेंगे, एक बार ऋणात्मक मान लेंगे, फिर दो केस बनेंगे।
केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस फर्स्ट में जब x धनात्मक है, जब x धनात्मक है तो y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड x। y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और x को अकेला छोड़ेंगे तो y एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। ये एक्स वाई उधर चला जाएगा इस साइड में, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 माइनस वाई। तो x को अकेला जब छोड़ेंगे तो y अपॉन 1 माइनस वाई। अब अपने आप से पूछो y के प्रत्येक इस मान के लिए जो -1 से बड़ा और 1 से छोटा है, y के प्रत्येक ऐसे मान के लिए जो -1 से बड़ा और 1 से छोटा है, उसके लिए x का वास्तविक मान मिलता है या नहीं, x का वास्तविक मान मिलता है या नहीं। तो आप कहेंगे बिल्कुल मिलेगा। अब -1 से बड़ा और 1 से छोटा अगर 0 रख लेंगे तो क्या आएगा, 0 अपॉन 1 यानी 0, जो कि एक वास्तविक संख्या है तो आ रहा है। फिर अगर हम मान लें कि x ऋणात्मक है, जब x ऋणात्मक है तो y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड x। y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक और माइनस इसके आगे लग जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई y माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो x को जब अकेला छोड़ेंगे तो ये y अपॉन 1 प्लस वाई हो जाएगा। फिर से पूछो अपने आप से, y के प्रत्येक ऐसे मान के लिए जो -1 से बड़ा और 1 से छोटा है, क्या उसके लिए x का वास्तविक संख्या मिल रहा है। तो आप कहेंगे बिल्कुल मिल रहा है। कोई भी ऐसा संख्या आप रख के देख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहां लिख देंगे प्रयुक्त स्थितियों से यहाँ फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, सह क्या है अपना, यही है ना। एक सेकंड देखते हैं। सह के लिए देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r। इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि f(x) बराबर y है, अतः यह आच्छादक है। बस यही चीज हमें सिद्ध करना था, जो कि हम सिद्ध करके दिखा दिए। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार हम रिपीट कर देते हैं। देखो, ये हमारा फलन था जो कि रियल नंबर से लेकर
और ये सहप्रांत में परिभाषित था। हमें fx बराबर दिया गया था, लेकिन जब हम fx बराबर fx1 बराबर fx2 रखे तो एक प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पे मॉड लगा था। अब मॉड को हमें हटाना है, तो मॉड तभी हटता है जब हमें कंफर्म हो कि x पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो हम एक बार मान लिए x1 और x2 धनात्मक है, फिर सॉल्व करते गए और यहाँ तक आंसर आ गया। फिर हम मान लिए x1 और x2 ऋणात्मक है, फिर सॉल्व करते गए, ये सोल्यूशन मिल गया। और हम दिखा दिए कि एक एक ही है। और आच्छादक के लिए भी वही चीज किए, एक बार धनात्मक मान लिए, एक बार ऋणात्मक मान लिए, और आच्छादक भी सिद्ध कर दिए। तो यही चीजें हमें सिद्ध करना था। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिद्ध कीजिए कि fx बराबर एक्स क्यूब द्वारा प्रदत्त फलन, जो कि रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित है, एकक है। एकक मतलब एक एक ही है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। बहुत आसान है, लिखेंगे हल। अपना फलन कहाँ से कहाँ तक परिभाषित है? r से लेकर r में, मतलब रियल नंबर से लेकर रियल नंबर में। और अपना फलन है क्या? fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एक एक सिद्ध करना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक एक की। सिद्ध करना होता है तो क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, जहां x1 x2 बिलोंग्स टू r। r मतलब ये वाला r या ये वाला r, तो आप कहेंगे प्रांत वाला r। ठीक। f ऑफ x1 का मान यहाँ पर रखेंगे तो x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब। हमें सॉल्व करते करते अगर हम दिखा दें कि x1 और x2 बराबर है, तो अपना एक एक ही हो जाएगा। तो जब x1 का क्यूब बराबर है x2 के क्यूब के, तो जाहिर सी बात है x1 और x2 बराबर होगा, क्योंकि ऐसी दो संख्या नहीं है जिनका क्यूब बराबर हो। दो ऐसी अलग अलग संख्याएं नहीं हैं जिनका क्यूब बराबर हो। तो इसीलिए अगर x1 का क्यूब बराबर है x2 के क्यूब के, तो x1 और x2 भी बराबर होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r के लिए, अगर f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2, तो x1 और x2 भी बराबर है। अतः यह एक ही है। ठीक, कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा, आसान था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। क्या बोला जा रहा है? एक आरिक्त समुच्चय x है। आरिक्त समुच्चय क्या होता है? मतलब वो रिक्त नहीं है, उसमें कोई ना कोई अवयव है, वो x है। ठीक, x दिया हुआ है। पावर सेट ऑफ x, पावर सेट ऑफ x मतलब समझ रहे हैं ना? अगर कोई x समुच्चय है, ठीक, इसमें अवयव है कुछ, और पावर सेट ऑफ x, इसका क्या मतलब हुआ? इस समुच्चय के जितने भी उपसमुच्चय बनेंगे, उपसमुच्चय बनेंगे और उन्हें हम एक समुच्चय के रूप में लिख दें, तो वो पावर सेट कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। ध्यान से सुनिए, अगर किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चय को एक समुच्चय बना दें, अगर किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चय के को अगर हम समुच्चय बना दें, तो वो एक घात समुच्चय बन जाता है। ठीक, जैसे x कोई समुच्चय है, इसके सभी उपसमुच्चय को अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो वो घात समुच्चय हो जाएगा x का। ठीक, इसी को पावर सेट कहते हैं। किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चय के समुच्चय को
सभी उप समुच्चय के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। ठीक, लिखा भी गया है यहाँ पर पी एक्स जो कि एक्स के समस्त उपसमुच्चय का समुच्चय है पर विचार कीजिए। ठीक, निम्नलिखित तरह से पी एक्स में एक संबंध आर है। ठीक है, पी एक्स में उपसमुच्चय ए बी के लिए ए आर बी, अभी आप क्यों सुनिए, अभी हम लिखेंगे अपनी भाषा में तो आपको समझ में आएगा। यदि और केवल यदि ए सबसेट है, सबसेट मतलब उपसमुच्चय, ये उपसमुच्चय का चिन्ह है, याद रखिएगा। ए उपसमुच्चय है बी का, क्या आर मतलब रिलेशन पी एक्स में एक तुल्यता संबंध है? अपने उत्तर का औचित्य भी लिखिए। तुल्यता संबंध क्या होता है? जो सौतुल्य समित संक्रामक हो उन्हें तुल्यता संबंध कहते हैं। मतलब हमें सौतुल्य समित और संक्रामक चेक करना है। ठीक, तो हम लिखेंगे हल। अब देखो क्या क्या दिया गया है। पी एक्स दिया है, क्या है ये पी एक्स? एक्स के समस्त उपसमुच्चय का समुच्चय। ठीक, कोई दिक्कत? ये पी एक्स हमें दिया गया है। आर क्या दिया है? रिलेशन। आर दिया गया है, इसमें ए और बी अवयव हैं, एक पेयर है ए बी का जो कि ए सबसेट है बी का। मतलब इस संबंध में वैसे ही जोड़े आएंगे, ए बी के ऐसे ही जोड़े आएंगे जिसमें ए सबसेट हो बी का। ठीक, अब हमें इसे बताना है कि ये मतलब चेक करके बताना है कि ये सौतुल्य समित संक्रामक है या नहीं है। अगर सौतुल्य समित संक्रामक होंगे तो इन्हें हम कह देंगे तुल्यता संबंध है। अगर सौतुल्य समित संक्रामक नहीं होता है तो हम कह देंगे तुल्यता संबंध नहीं है। तो पहले हम चेक करते हैं सौतुल्यता। ठीक, सौतुल्यता, सौतुल्यता कैसे चेक करते हैं? हम मान लेते हैं कि ए कोई अवयव है जो कि बिलोंग कर रहा है पी एक्स में। अब हम सॉल्व करते करते हमें कहां पहुंचना है? ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर तक। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो सौतुल्य होगा। अब देखो ए स्वयं का उपसमुच्चय होता है या नहीं, आप बताइए। तो आप कहेंगे बिल्कुल, कोई भी समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता ही है। ठीक, कोई भी समुच्चय वो स्वयं का उपसमुच्चय हमेशा ही होता है। तो ए उपसमुच्चय है ए का, तो यहाँ पर ए उपसमुच्चय है ए का, तो इसका मतलब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है। तो ये अपना सौतुल्य सिद्ध हो गया। लिख देंगे यहाँ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पी एक्स के लिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है, अतः यह सौतुल्य है। अतः यह सौतुल्य है। ठीक, सौतुल्य सिद्ध हो गया। अब सम्मित चेक कर लेते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, सम्मितता चेक करना है। अब चेक करते हैं, इस बार भी हम मानेंगे। माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ऐसा मानेंगे। अगर सॉल्व करते करते हम बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर तक पहुंच जाते हैं तो ये सम्मित हो जाएगा। तो ट्राई करते हैं। जब ए कॉमा बी आर में बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या हुआ? ए सबसेट है बी का।
ऐसा है ना। अब आप ऐसा भी कह सकते हैं कि बी सबसेट है ए का, सोच के बताइएगा, कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। कैसे नहीं कह सकते, एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। मान लो ये ए जिसमें 1, 2, ठीक, और ये बी है जिसमें 1, 2 और 3 है। अब आपको दिख तो रहा है ए सबसेट है बी का, मतलब ए का जन्म बी से हुआ है, ठीक। बी के जो अवयव थे उसका उपसमुच्चय ही एक है, ठीक। आपको दिख रहा है ए बी का उपसमुच्चय, लेकिन बी ए का उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि बी में 3 भी आ रहा है और ए में 3 नहीं है, इसीलिए बी तो ए का समुच्चय उपसमुच्चय है नहीं। तो इसीलिए हम ये जरूरी नहीं है कि कह दें कि बी भी ए का उपसमुच्चय है। यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसा आवश्यक नहीं है, ऐसा आवश्यक नहीं है कि बी भी उपसमुच्चय हो ए का। अतः हम बी कॉमा ए, ऐसा ना लिखो, ऐसे लिख दो, अतः या सम्मित नहीं, अतः या सम्मित नहीं, ठीक। समझ रहे हैं ना, एक बार रिपीट कर देते हैं। ए बी का उपसमुच्चय है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि बी भी ए का उपसमुच्चय हो, मतलब बी कॉमा ए आर में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक। तो इसीलिए ये सम्मित नहीं। फिर से समझ लीजिए, ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करे, इसीलिए यह सम्मित नहीं। अब क्या चेक करना है हमें? संक्रामकता। संक्रामकता, थोड़ा सही से लिख देते हैं। संक्रामकता चेक करना है, मान लेंगे इसमें भी, माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये मान लेंगे। अगर हम सॉल्व करते करते दिखा दिए कि ए कॉमा सी भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो ये संक्रामक हो जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं कि कर पाते हैं या नहीं। तो जब ये आर में बिलोंग कर रहा है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि ए सबसेट होगा बी का, तथा बी ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, सबसेट होगा सी का। ये सबसेट का चिन्ह है और ये सी, ठीक। तो ए सी का सबसेट होगा, तो आप एक वेन आरेख से समझ सकते हैं ये चीज। ये ए है जो कि बी के अंदर, ठीक, और बी है जो कि सी के अंदर है, ये सी है पूरा। थोड़ा सही से बनाते हैं। ये ए है जो कि किसके अंदर है, बी के अंदर है, और ये बी है जो कि किसके अंदर है, सी के अंदर।
ठीक, मतलब बी सी का सबसेट है। तो आप ऐसा भी तो कह सकते हैं कि ए जो है वो सी के अंदर है या नहीं है, तो इसीलिए ए भी सी का सबसेट होगा। ए सबसेट है सी का। ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है। लिख देंगे यहां फॉर ऑल ए कॉमा बी तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर के लिए ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, अतः यह संक्रामक है। संक्रामक है। अब हमें बोला गया था कि तुल्यता संबंध आप बताइए कि है या नहीं। ठीक, ये तुल्यता संबंध की बात की गई थी। तो तुल्यता संबंध तभी होता है जब समतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होता है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि समतुल्य है, सममित नहीं है और संक्रामक भी है। तो सममित ना होने की वजह से ये एक तुल्यता संबंध नहीं होगा। लिख देंगे यही बातें यहाँ। यह संबंध सममित नहीं है, सममित नहीं है, अतः यह तुल्यता संबंध नहीं है। यह तुल्यता संबंध नहीं है। ठीक, यही चीज हमें दिखाना था। एक बार रिकैप कर देते हैं। हम हमें ये पी एक्स दे रखा था जो कि एक्स के समस्त उप समुच्चय का समुच्चय था, मतलब पावर ऑफ सेट था, पावर ऑफ सेट एक्स। फिर हमें एक संबंध दे रखा था जिसमें जोड़े आ रहे थे। जोड़े में अगर ए बी आया तो ए सबसेट होना चाहिए बी का, ऐसा बोला गया था। तो हम पहले समतुल्य दिखाए, फिर सममित चेक किए तो सममित नहीं था, और फिर संक्रामक देखे तो संक्रामक था। तो हम लिख दिए कि ये सममित ना होने की वजह से ये एक तुल्यता संबंध नहीं है। ठीक, तो आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। अब क्या बोला गया इसमें, समुच्चय ये कोई एक सेट है, ठीक, जिसे हम मान लेते हैं ए। लिखेंगे हल, इसे हम ए सेट मान लेते हैं जिसमें 1 2 3 और ऐसे ऐसे ही n अवयव हैं। ठीक, से स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको एक हम एग्जांपल्स करवाए थे जिसमें 1 2 3 केवल अवयव थे, 1 2 3। तो इसके कितने आच्छादक फलन बने थे, आप कहेंगे 6 बने थे। मतलब अगर 3 अवयव हैं तो 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुणे 2 मतलब 6। ठीक, 3 अवयव थे तो 3 फैक्टोरियल आच्छादक फलनों की संख्या होती है, मतलब 6 आच्छादक फलन बने थे। तो यहाँ पर अगर n अवयव हैं तो कितने आच्छादक फलनों का स्वयं से, ये बात को ध्यान रखिएगा, स्वयं से कितने आच्छादक फलन बनेंगे, n फैक्टोरियल। जैसे यहाँ पर 3 फैक्टोरियल बने थे आच्छादक फलनों की संख्या, वैसे यहाँ पर n फैक्टोरियल होगा। अगर n की जगह पर मान लो 10 अवयव होते तो 10 फैक्टोरियल, 15 अवयव होते तो 15 फैक्टोरियल। तो अगर n अवयव हैं तो कितने आच्छादक फलनों की संख्या होगी, n फैक्टोरियल। यहाँ ए से स्वयं तक, स्वयं
तक कुल आच्छादक फलनों की संख्या कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल। ठीक, ध्यान रखिएगा ये फैक्टोरियल का ऐसे ही साइन होता है, ऐसे दिखा दीजिए, चाहे ये ऐसे दिखा दीजिए, n फैक्टोरियल। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, बस यही चीज लिखना था और एक्स्ट्रा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सॉल्व हो गया। अब प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कह रखा है, अब आपको देखने में बहुत अजीब लग रहा होगा ये प्रश्न, लेकिन अब ये जब हम लिखेंगे सॉल्व करेंगे तो है बहुत आसान। ठीक, एक बार पढ़ देते हैं, बस आप सुन लीजिए, बाकी अभी लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये एक कोई सेट है, ये कोई बी सेट है। ठीक, एफ हमारे पास कोई फलन है जो कि ए से बी में है, और वो फलन है क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, और हमारे पास एक जी एक्स फलन है जो कि इस प्रकार है, 2 मापांक लगा है, फिर x माइनस 1/2 माइनस 1। ठीक है, जहां पर x जो है वो a से बिलोंग करता है, a का मतलब ये द्वारा परिभाषित फलन है। क्या f तथा g समान है, मतलब दोनों एक ही चीज हैं, ऐसा हमें बोला गया है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, मतलब रीजन बताइए कि है या नहीं है, तो क्यों है अगर बराबर है तो। और फिर कुछ संकेत में दिया गया है। संकेत, नोट कीजिए कि दो फलन जो कि f और g समान कहलाते हैं अगर f ऑफ a बराबर हो जाएगा f ऑफ g के, जहां फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a हो। मतलब समझो, हम पहले लिख देते हैं फिर अभी समझ में आ जाएगा। हल लिखिए, a बराबर क्या दे रखा है, -1 0 1 2। ठीक, b बराबर क्या दे रखा है, -4 -2 0 और 2। ठीक, ये b बराबर दे रखा है। f फलन कहां से कहां तक परिभाषित है, a से b में, और g फलन भी a से b में परिभाषित है, a से b में। f फलन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और g फलन क्या है, जी एक्स इज इक्वल टू 2 मॉड x माइनस 1/2 -1। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा, आसान है। अब देखो ध्यान से समझना, हमें ये दिखाना है कि fx और gx दोनों बराबर है। ठीक, अब कोई चीज बराबर होगा तो उसके लिए यहाँ पर देखो एक संकेत दिया गया है, ध्यान से देखिए, f ऑफ a और f ऑफ g अगर बराबर होंगे, ठीक, तो कब बराबर होंगे, जब a बिलोंग्स टू a, मतलब ये कैपिटल A के जितने भी अवयव हैं, अगर f ऑफ a की जगह पे पुट करते हैं और f ऑफ g की जगह पे पुट करते हैं और वो बराबर आ रहे हैं, तो वो बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब है, ध्यान से सुनो, यहाँ पर x की जगह पर हम पहले -1 रखेंगे, फिर 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। ठीक, और यहाँ भी x की जगह पर पहले हम -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2 रखेंगे। अगर f ऑफ x और g ऑफ x दोनों के मान -1 रखने पर सेम आ रहे हैं, 0 रखने पर भी सेम आ रहे हैं, 1 रखने पर भी सेम आ रहे हैं, 2 रखने पर भी अगर सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ f ऑफ x और g ऑफ x
समान है, बराबर। तो रखते चले जाते हैं और देखते हैं कि है बराबर या नहीं। तो यहाँ x की जगह पर पहले हम -1 रखते हैं। -1 जब यहाँ पर रखेंगे तो 1 माइनस -1 जो कि हो जाएगा 2। फिर क्या रखेंगे, 0 रखते हैं, 0 रख दो यहाँ पर, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। फिर क्या रखेंगे, 1 रखते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, ये भी हो जाएगा। फिर क्या रख देंगे, 2 रखते हैं, f ऑफ 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 2। अब g ऑफ x की जगह पे -1 0 1 और 2 रखेंगे। रखते हैं जल्दी जल्दी, -1 तो 2, -1 रखे हैं ना, -1 -1/2। ठीक, और -1 सॉल्व करते हैं इसे, तो ये क्या आ जाएगा, मापांक लगा है तो माइनस का 3/2 हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, ये माइनस का 3/2 होगा, लेकिन मापांक लगा है तो प्लस का 3/2 हो जाएगा। 3/2 गुणे 2 -1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, फिर g ऑफ 0 देखते हैं, x की जगह पर 0 पुट करो, तब जब 0 पुट कर देंगे तो माइनस का 1/2 आएगा, लेकिन मापांक लगा है तो प्लस का 1/2 हो जाएगा। तो 2 गुणे 1/2 -1, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, 0। 2 1/2 -1, 2 से 2 कैंसिल, बराबर में 0। फिर 1 पुट करेंगे x की जगह पर, 2, 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 -1, 2 से 2 फिर से कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 0। फिर क्या पुट करना है इस बार, 2 पुट करेंगे, तो 2 में से 1/2 जाएगा, कितना बचेगा बताइए, 2 में से आधा जाएगा तो कितना, 1.5 बचेगा, यानी 3/2। 2 3/2 -1, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 हो जाएगा। ठीक, अब आप देख लीजिए, -1 रखे दोनों जगह, तो -1 रखने पर दोनों तरफ 2 आ गया, 0 रखने पर दोनों तरफ 0 आ गया, 1 रखने पर दोनों तरफ 0 आ गया, 2 रखने पर भी दोनों तरफ 2 आ गया। तो हम लिखेंगे यहाँ f ऑफ a बराबर है g ऑफ a के लिए, जब फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। ठीक, यही वाली लाइन चिपका दी है। ठीक, अतः f तथा g समान है। ठीक, यही चीज हमें दिखाना था। मुझे पूरा विश्वास है आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, ये था प्रश्न संख्या 5। एक बार रिपीट कर देते हैं। ये ए फलन था, सॉरी ए फलन नहीं, ए समुच्चय था, और ये बी समुच्चय था। फलन एफ ए से बी में परिभाषित था, फलन जी ए से बी में परिभाषित था। एफ एक्स कुछ इस प्रकार दे रखा था, जी एक्स कुछ इस प्रकार दे रखा था। हमें बोला था दोनों समान
हैं या नहीं ये बताइए। तो सामान कैसे चेक करना था, यहाँ पे एक हिंट दे रखा था कि एफ ऑफ ए बराबर हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ ए के, जब ए के, ध्यान से सुनो, जब कैपिटल ए के प्रत्येक अवयवों रखने पर दोनों के मान बराबर आते। तो कैपिटल ए के प्रत्येक अवयव का मान हम रखे एक्स की जगह पर, और यहाँ भी एक्स की जगह पर रखे, बराबर आ रहा था। तो ये फलन जो है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स समान है दोनों, वही चीज हम यहाँ पर नीचे लिख दिए हैं। बस इतना ही करना था और कुछ नहीं, बस आसान है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, इसे इसमें क्या कह रहे हैं देखते हैं। यदि ए बराबर 1,2,3 एक कोई समुच्चय है हो, तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1,2 और 1,3 हो जो सौतुल तथा सममित हो किंतु संक्रामक नहीं, ठीक। तो ध्यान से समझिए क्या बोला जाता है, लिखेंगे हल। ए हमारे पास कोई समुच्चय है जिसमें 1, 2, 3 आ रहे हैं। तो जब भी ऐसा हमें सवाल मिलता है तो हम क्या कर लेते हैं, एक क्रॉस ए लिख लेते हैं, जिससे हमें आसानी होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक, कोई दिक्कत। एक क्रॉस ए हम लिख लिए। अब हमें बोला गया है कि कितने ऐसे संबंध हम बना सकते हैं जिसमें 1,2 और 1,3 ये दोनों अवयव कंपलसरी हैं कि होना ही चाहिए, ठीक। ये दोनों अवयव हों, और क्या कंडीशन बोला गया है कि सौतुल्य हो, सममित हो किंतु संक्रामक ना हो, ठीक। ऐसे संबंध हमें बनाना है। तो हम ये R1 एक संबंध बनाते हैं जिसमें 1,2 और 1,3 होना चाहिए। अब बोला गया है सौतुल्य हो, तो सौतुल्य होने के लिए स्वयं के साथ में जोड़ा बनना जरूरी है। 1,1 होना चाहिए, 2,2 और 3,3 होना चाहिए। फिर क्या बोला गया है, सममित भी हो। तो सममित के लिए ये तीनों तो ऑलरेडी सममित होते हैं। अब 1,2 है, 1,3 है, तो 2,1 और 3,1 भी होना चाहिए, ठीक। अब ये सममित भी है। अब संक्रामक देख लो है या नहीं। तो इसे आप अगर ए बी मानते हैं तो बी सी क्या बनेगा, ये बन जाएगा। तो ए सी फिर क्या बनेगा, 1,1 जो कि है, तो ये तो संक्रामक है, ठीक। इसे संक्रामक चेक कीजिए। अगर ए बी ये है तो बी सी ये बनेगा, ये बनेगा, तो इसे तो चेक करने की जरूरत है नहीं बी सी के लिए। बी कॉमा सी अगर ये है, ये वाला, तो इसके लिए ए सी क्या बनेगा, 1,1 जो कि है, तो ये भी संक्रामक है, ये भी संक्रामक है, और ये तीनों ऑलरेडी संक्रामक होते हैं। अब इसे चेक करते हैं। अगर ये ए बी है तो बी सी क्या हो जाएगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो अगर ये होता है बी सी तो इसके लिए बनेगा 2,2 जो कि आ रहा है, तो इसके लिए तो है संक्रामक। लेकिन अगर ये बी सी बनता है तो 2,3 आना चाहिए, जो कि 2,3 नहीं है, इसीलिए संक्रामक नहीं है। अगर कोई एक भी हमें ऐसा मिल जाता है जो संक्रामक नहीं सेटिस्फाई करता है तो हम बोल देंगे संक्रामक नहीं है। तो ये तो कंफर्म हो गया संक्रामक नहीं, ठीक। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये सौतुल्य भी है, सममित भी है, लेकिन संक्रामक नहीं है। और चेक कर सकते हैं, लेकिन और चेक करने की जरूरत नहीं। और देखते हैं, प्रयास करते हैं बनाने का दूसरा संबंध। 1,2 तो आना ही चाहिए, 1,3, 1,1 और 2,2, 3,3 सौतुल्य है, सममित भी होना चाहिए। तो सममित के लिए 2,1 और 3,1 भी होना चाहिए।
अब एक अवयव कोई ऐड कर लेते हैं हम, तो 2,3 ले लेते हैं हम। ठीक, 2,3 ले लिए। ठीक, अब 2,3 ले लिए हैं, तो हमें इसे सममित बनाने के लिए 3,2 भी लेना पड़ेगा। ठीक, समझ रहे हैं ना। अगर हम 2,3 एक और अवयव अपने तरफ से ऐड कर लिए हैं, तो हमें 3,2 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि बोला गया है कि सममित भी होना चाहिए। और जैसे ही हम 3,2 लेते हैं, ये ए क्रॉस ए पूरा पूरा यहाँ पर आ जाता है। और जब ए क्रॉस ए पूरा यहाँ पर आ जाता है, तो ये जो है ये समतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो जाएगा। जबकि हमें बोला गया है संक्रामक नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए एक ही ऐसे संबंध संभव हैं जिसमें, एक सेकंड, हाँ, जिसमें 1,2 और 1,3 हो और समतुल्य सममित हो लेकिन संक्रामक नहीं हो, तो केवल एक ही ऐसा संबंध बना सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाए। केवल एक ही ऐसा संबंध है। ठीक, कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। इसमें क्या बोला गया है? पिछले प्रश्न जैसा ही है। ए कोई अपना समुच्चय है, तो अवयव 1,2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या क्या है? मतलब 1,2 आना ही आना चाहिए संबंध में। तो कितने ऐसे संबंध बना सकते हैं जो तुल्यता संबंध हो? तुल्यता संबंध मतलब समतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो। तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस ए और ये लिख लेंगे, यहीं से कॉपी कर लेते हैं इसे। इसे यहीं से हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक, ये ए लिखे हम, ए लिखे और ए क्रॉस ए लिख लिए। अब देखते हैं कितने संबंध ऐसे बन सकते हैं जिसमें 1,2 तो होना ही होना चाहिए। अब तुल्यता बोला है, यानी समतुल्य भी होना चाहिए, यानी स्वयं से स्वयं का जोड़ा भी होना चाहिए। सममित भी होना चाहिए, तो 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो, ये समतुल्य सममित संक्रामक है या नहीं? समतुल्य है, क्योंकि ये तीनों आ रहे हैं। सममित देख लो, अगर 1,2 है तो 2,1 भी है, सममित है। संक्रामक चेक कर लो, 1,2 है तो इसके लिए BC ये बनेगा, AC बनेगा 1,1 जो कि है। ठीक, और अगर AB ये है, BC ये बनता है, तो इसके लिए बनेगा 2,2 जो कि है। मतलब ये संबंध जो है वो समतुल्य सममित संक्रामक है। अब कोई दूसरा संबंध बनाते हैं जिसमें 1,2 तो आना ही आना चाहिए और 1,1, 2,2 और 3,3 भी होना चाहिए। और सममित बनाने के लिए 2,1 भी ऐड कर लेंगे। अब देखो 1,1 ले चुके, यहाँ पर देखो क्या क्या हम ले चुके, 1,1 ले चुके, 1,2 भी और 2,1 भी, 2,2 भी, 3,3 भी ले चुके। ठीक, कहने का मतलब कितने, 5 अवयव हम ले चुके हैं। अब अपने तरफ से हम कोई एक अवयव ऐड करते हैं, क्योंकि ये वरना सेम हो जाएगा ना, तो अपने तरफ से कोई एक अवयव ले लेते हैं। चलो 1,3 ले लेते हैं, 1,3। अब जब 1,3 आप ले लिए हो, तो इसे सममित बनाने के लिए 3,1 भी लेना होगा। तो 3,1 भी ले लिए, क्योंकि हमें समतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों बनाना है। तो जब 1,3 अपने तरफ से लिए, तो हमें सममित बनाने के लिए
3,1 भी लेना पड़ा। अब ये समतुल्य तो है, चेक करते हैं। अब सममित है तो आप कहेंगे 1,2 है, 2,1 है, 1,3 है, सॉरी 1,3 है, 3,1 है, सममित है। अब संक्रामक चेक करते हैं। अगर ये ए बी होता है तो ये बी सी बनेगा, जिसका 1,1 ए सी होगा, तो ये तो संक्रामक है। ये तीनों ऑलरेडी संक्रामक होते हैं। अब इसे देखते हैं ये संक्रामक है या नहीं। अगर ये ए बी है, ये बी सी बन जाएगा, तो ए सी क्या बनेगा, 2,3। तो बताओ 2,3 यहाँ पर है, तो आप कहेंगे नहीं है, मतलब संक्रामक नहीं बन रहा है। तो हमें संक्रामक बनाने के लिए 2,3 लाना होगा। तो यहाँ पर हम 2,3 ले आते हैं। अब जब 2,3 ले आए हैं तो इसे सममित बनाने के लिए हमें 3,2 भी लाना होगा। ठीक, अब आप देखिए ए क्रॉस ए में जितने एलिमेंट्स थे, जितने पेयर थे, वो पूरे पूरे यहाँ पर आ गए हैं। ठीक, ठीक है, पूरे पूरे अवयव आ गए हैं। कहने का मतलब एक ये हम संबंध बना सकते थे, एक ये संबंध बना सकते थे, और कोई हम संबंध ही नहीं बना सकते जिस जो समतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो। ठीक, और जिसमें 1,2 भी कंपलसरी रूप से होना चाहिए, ये कंडीशन दिया गया था। तो ये तो अपना था पहला संबंध। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी कुछ अलग से ऐड किए तो वो प्रॉपर ए क्रॉस ए ही बन गया। तो ये था दूसरा संबंध। और संबंध हम नहीं बना सकते, बस 2 ही संबंध पॉसिबल थे। तो इसीलिए कितने संबंध बनेंगे, केवल 2 संबंध बनेंगे। ठीक, तो आप लोगों को मुझे ये पूरा विश्वास है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम इतना ही रखते हैं। आज के लेक्चर में हम जो ये विविध प्रश्नावली थे, आसान था, कर लिए हैं। और अब आपका होमवर्क क्या है उसे सुन लीजिए। ठीक, एचडब्ल्यू में ये जो विविध प्रश्नावली था, इसे आप कंप्लीट रफ में निकालेंगे। ठीक, और पिछले लेक्चर में हम बोले थे 4.5 का आधा एक्सरसाइज हाल्फ एक्सरसाइज बोले थे करने को। आज आपको कंप्लीट कर लेना है। आधा कर चुके थे, आज बचे हुए आधे प्रश्नों को कर लेना है। ठीक, मतलब ये कंप्लीट हो जाएगा। ये भी आपको रफ में करना। ये रफ का काम आप जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप रफ का काम करते जाएंगे तो आपका जो पीछे पढ़ चुके हैं वो भी रिवीजन होता चला जाएगा। इसीलिए आप बिना लापरवाही किए बगैर और अच्छे से जितने रफ के काम को दिया जा रहा है उसे बिल्कुल कीजिए, जिससे आपका रिवीजन भी होता रहे और आप साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। ठीक, तो मुझे ये पूरा विश्वास है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा लेक्चर। अगर थोड़ा भी आपको कोई दिक्कत होता है आप कमेंट कीजिए, आपका कमेंट का आंसर दिया जाएगा। हाँ, लेकिन आपको ये मैथमेटिक्स है, आपको कई बार प्रैक्टिस करके देखना होगा, आपको रफ में सॉल्व करना होगा, जिससे आपकी मैथमेटिक्स में बहुत ही अच्छी पकड़ हो जाएगी। बस आप मेरे बातों का विश्वास करते जाइए, जो एसडब्ल्यू दिया जा रहा है उसे करते रहिए, जो भी होमवर्क का काम दिया जा रहा है उसे बहुत ही ध्यान से प्रॉपर वे में आप बैठेंगे, बिना अपने नोट्स को देखे। नोट्स जो बनाए उन्हें देखना नहीं है, पहले आप खुद ट्राई करना है, प्रश्नों को सॉल्व कीजिए और अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकेंगे। और ये जो इस चैनल पर पढ़ाया जा रहा है मैथमेटिक्स, अगर आपको लग रहा है कि इसे हर जगह पहुंचाना चाहिए, हमारे इस फ्रेंड के पास पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वो कोई बैच नहीं ले रखा है, जिससे उसकी भी मदद हो सके, आप स्वयं भी पढ़िए, उनकी भी मदद कीजिए। ठीक, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी मदद हो सके और वो भी किसी बड़ी कोचिंग के महंगे महंगे बैच को परचेज न करें, कोई ऐसे बैचेस के चक्कर में न पड़ जाएं जो
वो एफर्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी तरह पैसे इकट्ठा करके वो बैचेज लेने के लिए सोच रहे हैं, उनके पास भी भेजिए, क्योंकि ये यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है और बिल्कुल ऐसे पढ़ाया जा रहा है जैसे किसी बैच में पढ़ाया जाता है। ठीक, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा आप लोगों को, आपको प्रॉपर नोट्स दिया जा रहा है, आप बनाइए, खुद से भी नोट्स बनाइए, और आपको टेस्ट भी दिया जाएगा, वन शॉट भी दिया जाएगा, सारी चीजें दी जाएगी, बस आप पढ़ते जाइए, आपका 1 रुपया भी कहीं खर्च होने वाला नहीं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।